Hello students, a very good morning to all of you. This is Abhishek Tiwari and welcoming you all on my YouTube channel named Abhishek Tiwari Total NCERT Solutions. छात्रों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अभिषेक तिवारी टोटल NCERT सॉल्यूशंस. ओके स्टूडेंट्स, इस एक लंबी कड़ी में बैक टू बैक 4 वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, लेसन 2 ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 9th CBSE बोर्ड की क्लास 9 के जो है बुक की ज्योग्राफी की हमने लेसन 2 का 4 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड हम कर चुके हैं. ये संभवतः आखिरी वीडियो है विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन जो मैं आपको प्रोवाइड करने चल रहा हूँ. स्टूडेंट्स, हमने जो है फर्स्ट 4 वीडियोस में इंडिया के फिजिकल डिवीज़न को पढ़ा, हिमालयन माउंटेन्स को पढ़ा, इसके अलावा नॉर्थ प्लेन्स को पढ़ा, पेनिनसुलर प्लेटूज़ को पढ़ा. ठीक है, अब इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स बचे हैं. अब इन्हें ही हमें स्टडी करना है. ठीक है, तो जिस तरीके से जो है आप पढ़ रहे हैं, आपका जो रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत ही रिमार्केबल है मेरे लिए और कहीं ना कहीं मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊं और चीज़ें. और जिस तरीके से इसके पीछे एक और कारण है, आप अगर इस तरह से मोटिवेट करते रहेंगे, इंस्पायर करते रहेंगे मुझे भी वीडियोस बनाने के लिए, जिस तरह से आप उसको शेयर कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं. ठीक है, और अधिक अगर वो शेयर होता है उतनी ज़्यादा वीडियोस जो है सामने आएंगे. सब्सक्रिप्शन जितने ज़्यादा बढ़ते हैं उतनी ज़्यादा वीडियोस सामने आएंगे. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. और एक थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि टॉपिक बहुत छोटे हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशंस में जो है मैं बहुत डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए पॉसिबली ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ आर मच ऑफ टाइम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसमें ठीक है इसको कवर करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें से जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो एटलीस्ट कवर हो जाएं, तो उसकी कोशिश होगी. तो यहाँ सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है भारत का, उसका चौथा पार्ट. ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंडियन डिज़र्ट्स. ठीक है, तो द इंडियन डिज़र्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है. अब इसके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके लोकेशन, रीजन्स क्या हैं, डेजर्ट होते क्या हैं, डेजर्टिफिकेशंस क्या होता है. ये तमाम बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसको हम बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करें. तो ठीक है, फिर बहुत समय वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं द इंडियन डिज़र्ट. ओके स्टूडेंट्स, द इंडियन डिज़र्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न मार्जिन या उसको हम सही डायरेक्शन में बात करें तो जो अरावली हिल का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर इंडियन डिज़र्ट पड़ता है. ठीक है, अरावली हिल्स का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे ना डिज़र्ट पड़ता है, लोकेटेड होता है. इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन. ओके, एक बहुत ही विस्तृत जो है एक मरुस्थली या फिर सैंडी रेतीला जो है मैदान है, कवर्ड विथ कंटिन्यूअस एक रेतीला मैदान है कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स, जो कि सैंड ड्यून से घिरा हुआ होता है. ठीक है, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बलुका स्तूप कहते हैं, बालू के बने हुए स्तूपाज. ठीक है, वो स्तूपाज कैसे होते हैं मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, बहुत आसानी से आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, पहले तो अब जान लीजिए कि डिज़र्ट्स की खासियत क्या होती है. जहाँ पे कम वर्षा हो, बहुत कम वर्षा हो. ठीक है, अब उसकी पहचान क्या होती है, ऐसे क्षेत्र जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती हो. ठीक है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जहाँ पे होता है वो क्षेत्र जो है वो डिज़र्ट की कैटेगरी में आता है. ठीक है, तो इस तरह से जो इंडिया का मरुस्थल है, जो डिज़र्ट वाला एरिया है, ठीक है, इसके 2 रीजनल स्लोप्स पाए जाते हैं. एक पश्चिम की तरफ स्लोप होता है इसका वेस्ट की तरफ, एक साउथ की तरफ होता है. तो 2 तरफ इसका स्लोप पाया जाता है ना. और
इसके अलावा जो है जो दक्षिण की ओर इसकी जो स्लोप पाई जाती है इस डिज़र्ट की ना, वहाँ पे क्या है कि राजस्थान की कुछ नदियाँ जो होती हैं वो यहाँ पे कुछ नदियाँ यहाँ से बह जाती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से लूनी रिवर का नाम आता है, जो कि एक सैल्टी रिवर है, सलाइन रिवर है, छोटी है, सीजनल रिवर होती है। लूनी रिवर जो इसके साउथ वाले ढलान पे ना बहती नज़र आती है, जो गुजरात की तरफ मतलब मुड़ जाती, गुजरात की तरफ बढ़ते हुए जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो है लगभग लूनी जो है इसका जो निचला एरिया होता है ना, यहाँ डिज़र्ट का सबसे नीचे वाला भाग उसको हम कहते हैं। ठीक है। तो ये एक हिस्सा जो है इस तरह से होता है। तो जहाँ कम वर्षा होता है उसको हम डिज़र्ट कहते हैं, ये तो आप जान ही गए हैं ना। और जब इसकी हम ईस्टर्न बाउंड्री की बात करेंगे तो वो उसमें कम रेतीला है। ठीक है। और थोड़ा सा आर्द्र भी होता है, जैसे कि उधर की बात करें हम, जयपुर वगैरह की बात करें, ईस्टर्न बाउंड्रीज़ में आते हैं। यहाँ कम रेतीला है, यहाँ पे जो है थोड़ी सी ह्यूमिड क्लाइमेट भी पाई जाती है, एकदम से नहीं ऐसे खाली पाई जाती है। ठीक है। तो इस तरह की इन्वायरमेंट यहाँ पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल ना, बिलो 150 mm पर ईयर, मतलब 150 mm। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि 15 सेंटीमीटर से भी कम बारिश जो है, जो डीपेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है साल भर में। ठीक है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, एरिड मतलब होता है शुष्क ना, सूखा, ड्राई क्लाइमेट यहाँ पे होता है, विथ लो वेजिटेशन, जहाँ बहुत कम जो है वेजिटेशंस पाए जाते हैं, मतलब कि वनस्पतियाँ बहुत कम पाई जाती हैं, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीज़न। ठीक है। यहाँ बारिश के दौरान, जैसे मैंने कहा लूनी वगैरह जो हैं ना, लूनी हैं, इसके अलावा एक घग्गर टाइप की रिवर होती हैं ना। तो इन नदियों के द्वारा क्या होता है कि बारिश जब तेज़ होती है तो ये नदियाँ जो है पानी के साथ एक स्ट्रीम जो है यहाँ बहती है, और तेज़ी से बहने की वजह से ना ये नदियाँ कुछ समय के लिए अपीयर होती हैं और कुछ दूर तक बहती हैं। ठीक है। सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड, और फिर जैसे ही बारिश ख़त्म होती है इनके सोर्स ऑफ वाटर ख़त्म हो जाते हैं, तो ये जल्द ही क्या होती हैं, ये सूख करके उन्हीं रेतों में डूब जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं। ठीक है। ये नदियाँ जो होती हैं इनकी खासियत यही है। सो एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, क्योंकि उनके पास इतना पानी नहीं होता है कि वो समुद्रों तक पहुंच सकें, तो वो क्या होता है कि वो वहीं रेत में ही डिसअपीयर हो जाती हैं जब उनके सोर्स ऑफ वाटर ख़त्म हो जाते हैं। लूनी, जैसे मैंने आपको बताया, कि सबसे बड़ी नदी होती है जो इस रीजन में बहती है। ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको जान सकते हैं। ठीक। अब उसके बाद जो है आगे बात करते हैं कि जो मैंने कहा कि इसमें एक जिसको सैंड ड्यून्स कहते हैं, ये सैंड ड्यून्स होते क्या हैं? सैंड ड्यून्स को ही जो है दूसरे देशों में, अरेबिक कंट्रीज़ में ना, जो अरेबिक कंट्रीज़ हैं या नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जिसमें सहारा वाला क्षेत्र हो गया, अरेबियन डेजर्ट वाले एरिया हो गए, वहाँ पे इसे बरखान नाम देते हैं, बरखान। ठीक है। बरखान क्या होता है? क्रिसेंट शेप्ड, जैसे क्रिसेंट मून होता है वैसे क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स पाए जाते हैं। अब वो क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कैसे होते हैं? कुछ इस तरह से जो है आधे ऐसे इस तरह से कुछ ऐसे मून की तरह होते हैं। ठीक है। और जिनकी लंबी से ऐसे पूंछ होती है, टेल होती है। ठीक है। मतलब रेत इस तरह से जमा होता है ऐसे। ठीक है। आधे हिस्से से ऐसे, और वो किस लिए ऐसा होता है? क्योंकि कोई रुकावट आ जाती है इसके किनारे की तरफ, उस रुकावट की वजह से ही रेत ऐसे। इसका एक सटीक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि आप सब ने या अधिकतम लोगों ने थ्रेसिंग देखा होगा। गेहूं की थ्रेसिंग होती है ना गेहूं के सीज़न में, तो गेहूं की थ्रेसिंग होने के बाद जो चाफ है, जो भूसा होता है, हस्क, वो भूसा जब थ्रेसर से निकल करके लास्ट में ख़त्म हो जाता है, तो जिस तरह से भूसा रखा हुआ दिखाई पड़ता है ना, वही होता है, उसी को हम ड्यून्स कहते हैं। वो भूसे का ड्यून होता है, लेकिन शेप वही होता है।
ठीक है। आप कभी भी नोटिस करेंगे जब आप कभी भी गर्मियों के सीज़न में जब जब आपके यहाँ गर्मियों के सीज़न में गेहूं की मड़ाई होगी तो आप थ्रेशिंग होने के दौरान इसको देखेंगे तो जिस तरह से भूसा पड़ा होता है, एक लंबी सी पीछे की तरफ टेल होती है, आगे ऐसे उठा हुआ होता है, उसी को जो है इस तरह के आकार को ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ऐसे उसको हम कहते हैं इस तरह से, उसको हम कहते हैं बरखांस कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है। तो ये क्रिसेंट मतलब जो लेस देन हाफ वाला मून टाइप का होता है उस तरह से आगे दिखाई पड़ता है। ठीक है। कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स ओके बिकम्स मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। पर ये जो बरखान होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, इनके कई शेप एंड साइज़ होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। ड्यून्स तभी बनते हैं जब उनके रास्ते में कोई, क्योंकि रेत के पहाड़ होते हैं और रेत के पहाड़ बहुत ही अनसर्टेन होते हैं, वो हवा के साथ उड़ते रहते हैं ना। ये बनते कहाँ पे हैं, जब कोई झाड़ी हो गया, कोई रुकावट आ जाती है हवा के रास्ते में, तो रेत वहीं जमा होते 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 लास्ट में क्या होता है कि एक बड़ा सा सैंड ड्यून बन जाता है जो कई मीटर्स तक की ऊंचाई वाले होते हैं। ठीक है। सो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे लॉन्गिट्यूडनल जो टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल टाइप के ड्यून्स बहुत पाए जाते हैं। ठीक है। सो इफ़ यू विज़िट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बरखान्स। तो जैसलमेर अगर आपका जाना हो कभी, या इसके अलावा आपका जैसलमेर के अलावा अगर आपको जोधपुर जाना हो, बाड़मेर जाना हो, गंगानगर जाना हो, इन सब क्षेत्रों में जो ज़िले हैं राजस्थान के, यहाँ पे डिज़र्ट्स जो है, डिज़र्ट्स के वो देखने को मिल जाते हैं, बरखान जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो है चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा डिज़र्ट्स में आपको मैंने जैसे कहा कि कम समय के लिए नदियाँ बह जाती हैं। नदियाँ जब बहती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एरियाज़ में पानी जमा कर देती हैं। तो जो नदियों के द्वारा ये पानी जमा हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, उसको ज्योग्राफी की लैंग्वेज में प्लाया कहा जाता है। कि ऐसे पानी की छोटे छोटे वो इकट्ठा हो जाते हैं, उसको प्लाया कहा जाता है। प्लाया का मतलब होता है ना, एक झील होती है। ठीक है। तो ये से झील बन जाते हैं। तो आपने जो है एक झील का नाम राजस्थान सुना होगा, डीडवाना झील ना, नमक खारे पानी का झील होता है डीडवाना, वो इसी तरह का प्लाया है जो ऐसे जो टेम्पररी रिवर्स के बहने की वजह से ऐसे ही झील बन गई थी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द डिज़र्ट, इंडियन डिज़र्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ठीक है। कोस्टल प्लेन्स जो है स्टूडेंट्स, जिसको हम कहते हैं तटीय मैदान। ठीक है। अब इसकी लोकेशंस को ज़रा आप एक बार देख लीजिए कि इसके लोकेशंस क्या होते हैं। ठीक है। तो जब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं बच्चों, ये हो गया आपका डिज़र्ट की जो हम बात कर रहे थे। ठीक है। ये पूरा का पूरा इस तरह से डिज़र्ट फैला हुआ है ना, जो इधर भी है और पाकिस्तान की सीमा में भी है। तो ये डिज़र्ट हम शेयर करते हैं कुछ पंजाब के हिस्से तक। तो यहाँ तक डिज़र्ट जो हैं इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अरावली हिल्स है उसके उस पार। ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स की। ठीक है। तो जब हम कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो कोस्टल प्लेन्स क्या हैं, वो डेक्कन प्लेटू को दोनों तरफ से घेरे हुए है। ये जो हिस्सा है डेक्कन प्लेटू का, इसके इस पार से लेके इस पार तक ना, ये इस तरफ और इस तरफ जो है, इसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और इसको हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्लियर। तो इस तरह से हम प्लेन्स को डिवाइड करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। ठीक है। तो ये प्लेन्स क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनकी कैसे डिवाइड होते हैं, वो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स। ओके, सो कोस्टल प्लेन्स की जब हम बात करते हैं तो कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू इज़ फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। ठीक है। सक्रिय जो हैं कोस्टल स्ट्रिप्स हैं उसके द्वारा घिरे होते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, जो कि अरेबियन सी के पैरेलल और बे ऑफ बंगाल के पैरेलल जो है वो नॉर्थ से साउथ की ओर फैला हुआ है दोनों तरफ भारत के। ठीक है। ये जो प्लेन्स होते हैं एंड द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड
बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। जो वेस्टर्न कोस्ट है ना वो एक सैंडविच मतलब बीच में पड़ता है किसके ना, अरेबियन सी के, और उसके अलावा जो है वेस्ट में अरेबियन सी, और इसके अलावा उसके ईस्ट में वेस्टर्न घाट पड़ता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट एक उठा हुआ सा हिस्सा होता है ना, पठारी एरिया होता है। इसके अलावा जो हम उसकी बात करें, ईस्टर्न कोस्ट की बात, मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो भी क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी जो है इसी तरह से बटा हुआ, वो भी एक सैंडविच्ड एरिया है जो कि ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट जो है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस ना, तो ये 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको बांटें तो ये ब्रॉडली 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, मुंबई से गोवा तक। सेंट्रल स्ट्रेच कहते हैं कन्नड़ प्लेन, उसको एक्चुअली कहते हैं कर्नाटका में। एंड वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड एज टू मालाबार कोस्ट। इसको मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दे रहा हूँ कि हम इसको कैसे बांटते हैं। तो जो कोस्टल प्लेन है स्टूडेंट्स, उसको हम इस तरह से बांटते हैं। अब आप देखिए कि ये है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन्स में ये आपका हो गया ईस्टर्न कोस्टल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ना, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ तक का जो हिस्सा होता है गोवा और महाराष्ट्र तक का, इसको कहा जाता है कोंकण प्लेन। ठीक है, इसको कोंकण प्लेन कहा जाता है इस हिस्से को। फिर महाराष्ट्र से कर्नाटका तक का जो हिस्सा है, गोवा से कर्नाटका तक का, उसको कहा जाता है कन्नड़ प्लेन। ठीक है, कन्नड़ प्लेन कहा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो उसके नीचे वाला हिस्सा है कर्नाटका से लेकर के पूरा तिरुवनंतपुरम तक, मतलब कि केरला तक, ये पूरा का पूरा एरिया जो है उसको बहुत फेमसली मालाबार कहा जाता है। ये मालाबार कोस्ट कहलाता है, मालाबार कोस्टल प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और आगे इसका और डिवीज़न पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल, और वो प्लेन जो बे ऑफ बंगाल मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें, ठीक है, आर वाइड एंड लेवल्ड, वो बहुत ही चौड़ा है और बहुत ही लेवल्ड प्लेन है। ठीक है, कारण क्या होता है कि उसमें नॉर्थ में, ईस्ट साइड में, कोस्टल प्लेन में नदियाँ भी खूब ज़्यादा जमाव करती हैं। नदियों के जमाव करने से वहाँ डेल्टा बन जाते हैं। डेल्टा क्या होते हैं, आपने मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में देखा होगा, डेल्टा का एक ऐसे, तो डेल्टा की तरह आकार वाले ऐसे ना, एक ट्रायंगुलर आकार वाले ऐसे डेल्टास बन जाते हैं। ये डेल्टास की वजह से ऐसा दिखता है। ठीक है, तो मतलब ये चौड़े होते हैं और कटे फटे भी होते हैं जगह जगह से, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होते हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट की अगर हम बात करें इस प्लेन को, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को, तो इसको भी हम इस तरह से ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला होता है नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार प्लेन कहते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो उड़ीसा में पड़ता है, उसको नॉर्दर्न सरकार प्लेन कहते हैं। वहीं साउथ का जो पार्ट होता है उसको हम जो है नॉर्दर्न सरकार के अलावा जो साउथ वाला हिस्सा होता है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ठीक है, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन कहा जाता है उसको ना। तो ये 2 हिस्से अगर हम देखें, इसके फ़िलहाल इसके भी 3 हिस्से होते हैं। यहाँ आपकी बुक में 2 ही दिए हैं। एक विशाखापत्तनम वाला प्लेन है। ठीक है, तो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ना, अब आप देखिए ये जो हिस्सा है इसको नॉर्दर्न सरकार वाला हिस्सा कहते हैं। महानदी से लेकर के गोदावरी के बीच वाला हिस्सा जो है उसको नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार प्लेन कहा जाता है। इसका एक पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो गोदावरी के बाद से, ठीक है, ये जो एरिया है पूरा ना, कावेरी के पहले तक, ठीक है, इसको हम जो है विशाखापत्तनम प्लेन कहा जाता है, इसको कोस्टल प्लेन। और उसके कावेरी के थोड़ा सा पहले से लेकर पूरा जो है तमिलनाडु के तूतीकोरिन एरिया तक, उस सब पूरा एरिया जो है कवर जो करता है कावेरी वाला क्षेत्र ना, कृष्णा कावेरी जहाँ पे गिरती है मुहाने वाला, वो दोनों एरिया जो है ये क्या होते हैं कि ये कोरोमंडल कहलाता है। ठीक है, कोरोमंडल कहलाता है और इसको उत्तरी सरकार कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कोस्टल प्लेन को डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी। ठीक है,
तो इस तरह से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। अब आगे बात आती है इसमें कि large rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri have formed extensive delta on this coast। मैंने इसे बताया कि बड़े पैमाने पे डेल्टाज यहाँ पे बना दी गई हैं इन सभी नदियों के द्वारा ना। तो ये सब क्योंकि सारी नदियाँ जो क्या होती हैं वो वेस्ट से निकल कर के ईस्ट की तरफ बहती हैं, तो कोस्टल प्लेन से होते हुए इन्होंने डेल्टाज बना रखे हैं ना अपने द्वारा लाए गए मलबे को जमा करके। तो इससे जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन काफ़ी फैला हुआ सा उसकी विड्थ ज़्यादा दिखाई पड़ती है, और लेकिन क्या होता है जगह जगह कटा भी है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है आगे बढ़ें तो लाइक चिलिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ना। लेक चिल्का, तो लेक चिल्का जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ। उड़ीसा में पड़ता है लेक चिल्का, चिल्का लेक कहते हैं उसको। चिल्का लेक के पास ही टापू है जहाँ से भारत का जो है लॉन्चिंग पैड भी है। ठीक है, जहाँ से भारत जो है अपने जो है रॉकेट वगैरह लॉन्च करता है। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजिक पॉइंट है किसका, इसरो का। ठीक, तो ये चिल्का लेक जो है वो एक एरिया है, तो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पड़ता है उड़ीसा में। तो चिल्का लेक क्या है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है भारत की। ठीक है, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, उड़ीसा में पड़ता है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, एंड टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा के साउथ में पड़ता है ये। ठीक है, खारे पानी की एक झील होती है। तो ये इसका डिटेल हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने जो है अभी तक कवर कर लिया कोस्टल प्लेन्स और डिज़र्ट्स को। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करते हैं आइलैंड्स की। ठीक है, आइलैंड्स जो है बच्चों, इंडिया में आइलैंड्स ग्रुप्स को दो भागों में बांटा जाता है। हमारे यहाँ जो आइलैंड्स हैं उसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहले को हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके, ग्रुप, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। ओके, तो ये दो तरह के आइलैंड ग्रुप हैं जो आइलैंड ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार वो इस डायरेक्शन पड़ता है। ठीक है, वो इंडिया के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में पड़ता है। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पड़ता है। उसके अलावा जो लक्षद्वीप है वो इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों की लोकेशन हो गई अंडमान और लक्षद्वीप की। ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया, इसके अलावा जो है लक्षद्वीप हो गया। तो ये दो आइलैंड ग्रुप्स हैं जो भारत में पड़ते हैं। ठीक है, तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड। भारत का जो एक वास्ट मेनलैंड है, उसके अलावा बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। इसके अतिरिक्त भारत में दो आइलैंड ग्रुप्स भी पाए जाते हैं। सो कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप्स ना। क्वेश्चन आता है क्या आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। आप भी क्या करेंगे, आप एक मैप लेंगे ना, सादे जो प्लेन मैप्स आते हैं 1-1 रुपए के आसपास के आते हैं बाज़ारों में, आप वहाँ से ले करके उसमें आप इनको लोकेट करना सीखिए। ठीक है, अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, दो अलग अलग आइलैंड ग्रुप्स हैं, उनके बीच में 10 डिग्री चैनल है, कैसे उनको डिवाइड करता है। या लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप में भी मिनिकॉय है, लक्षद्वीप है और कई आइलैंड्स हैं। ठीक है, आप उनको देख सकते हैं। इस तरह से लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो आपको लोकेट करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैप के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप्स। अब इनका टास्क आपका है, आप इसको करिए। फिर बात आती है लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है, अब आप लोकेट करें तो लक्षद्वीप आइलैंड जो ग्रुप है ये क्या करता है, ये मालाबार जो हमने बताया आपको, केरला के पास जो कोस्टल प्लेन है उसको मालाबार कहते हैं। तो मालाबार के नज़दीक में पड़ता है लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप क्या है, वो मालाबार के नज़दीक में पड़ता है। ठीक है, एंड दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। और ये जो आइलैंड ग्रुप है ये छोटे छोटे जो है स्मॉल कोरल आइलैंड से घिरा हुआ है। कोरल क्या होता है, हम इसको कहते हैं, कोरल का मतलब होता है मूंगा।
मूंगा की चट्टानें होती हैं। मूंगे क्या होते हैं? एक लिटिल ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जो समुद्रों के जहाँ नदियों का मुहाना होता है या फिर जहाँ पे मेनलैंड के किनारों की तरफ ऐसे बसे होते हैं छल्लों की तरह, और फिर धीरे धीरे क्या होते हैं कि जब वो नॉन लिविंग हो जाते हैं ना, तो जो समुद्र की फेन है और बाकी चीज़ों की वजह से ये जम के नॉन लिविंग हो जाते हैं, तो ये जम करके एक चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह बन जाते हैं। उन्हीं पहाड़ों को लोग टुकड़ों को तोड़ करके लाते हैं, जो हमारी धार्मिक परंपराओं के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, अंगूठियों में, हम रिंग्स में उनको पहनते हैं ना, मूंगों को ना, लोग ज्योतिष के लोग बताते हैं मूंगा पहनने को, तो इस तरह से वही हम लोग पहनते हैं, लाते हैं। ठीक है, वो कोरल रीफ्स होती हैं, तो ये पाई जाती हैं कहाँ पे? ये उस कोस्टल एरियाज़ में मतलब पाया जाता है, कोस्टल एरियाज़ के किनारे, मतलब लक्षद्वीप आइलैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनद्वीप ना। पहले इन आइलैंड ग्रुप्स को ना, जो लक्षद्वीप है, इसको पहले ना अंग्रेज़ों के दौर में और उसके पहले भी इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनद्वीप करके ऐसे अलग अलग नाम से जाना जाता था। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। 73 में, 1973 में इनको फिर नाम दिया गया लक्षद्वीप, सबको मिला करके लक्षद्वीप नाम दिया गया। ओके, तो अब इसके बाद इट कवर्स स्मॉल एरिया। जब हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप बहुत छोटे एरिया कवर करता है, वहीं अंडमान एंड निकोबार बहुत बड़े एरिया कवर करता है। ठीक है, लगभग जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर जो है कवर करता है। इसका जो कैपिटल है कावरत्ती आइलैंड जो है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, या उसी को हम कैपिटल कह सकते हैं कि लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? कावरत्ती है। ओके, सो दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। इन आइलैंड ग्रुप्स पे जो है फ्लोरा एंड फनास की बहुत डाइवर्सिटी, मतलब कि वेजिटेशंस की और एनिमल बींग्स की बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और आइलैंड पाया जाता है इसी लक्षद्वीप में, उसका नाम होता है पिटली एक्चुअली कहते हैं पिट्टी आइलैंड। तो पिट्टी या पिटली आइलैंड जो होता है वो एक आइलैंड है विच इज़ uninhabited, हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। ओके, जो एक बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी मतलब जहाँ चिड़ियों को संरक्षण दिया जाता है, उनकी अलग अलग ब्रीड्स को, और वहाँ पे अनइनहिबिटेड है, मतलब कि इंसान नहीं रहते हैं, लेकिन इंसानों के न रहने के बावजूद भी उसको एक बर्ड सेंचुरी बनाया है भारत सरकार ने। तो उस आइलैंड का नाम है पिटी आइलैंड या पिटली आइलैंड। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो कुल मिला करके कुल आइलैंड्स की संख्या जितनी है इस क्या कहते हैं लक्षद्वीप में, ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है इसमें कुल मिलाकर 36 आइलैंड्स पड़ते हैं। ठीक है ना, कुल 36 आइलैंड्स जो हैं कुल नंबर में पड़ते हैं, जिसकी राजधानी कावरत्ती है। ठीक है, तो इसको पहले लक्षद्वीप को लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनद्वीप नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में डिटेल हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ यू सी द elongated chain of island located in the Bay of Bengal। अब आप बे ऑफ बंगाल में लंबे एक फैले हुए जो है, जो कि कोरोमंडल कोस्ट से दिखाई पड़ता है, आप उसको देख सकते हैं कि उसको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ तक जो है फैला हुआ है, ये एक लंबा स्ट्रेच्ड आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड ग्रुप है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार कहते हैं। तो इसके कई हिस्से होते हैं ना, और आइलैंड्स की जो संख्या है यहाँ पे, ठीक है, तो जो ये एरिया है यहाँ पे क्या होता है कि कम से कम इस एरिया में, मतलब जिसको हम अंडमान एंड निकोबार कहते हैं, यहाँ पे आइलैंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 240 और उससे ज़्यादा ही आइलैंड जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी संख्या में आइलैंड्स हैं, जिसमें कुछ पे कुछ हैबिटेड है, कुछ इनहैबिटेड है, मतलब कुछ पे इंसान रहते हैं और कुछ पे नहीं रहते हैं। सो दीज
आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये पूरा क्षेत्र को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। ये कई संख्या में आइलैंड्स हैं और बहुत बिखरे हुए आइलैंड्स हैं जो पाए जाते हैं यहाँ पे। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ डिवाइडेड इनटू, ठीक है, ये जो पूरा आइलैंड ग्रुप है ये डिवाइड होता है दो ब्रॉड कैटेगरीज में। एक को कहा जाता है अंडमान जो कि नॉर्थ में पड़ता है, और जो निकोबार है वो साउथ में पड़ता है, ठीक है। तो ये दो आइलैंड ग्रुप्स जो है यहाँ पे मेनली बोले जाते हैं। ये माना जाता है कि दोनों आइलैंड जो थे आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स ना। कहा जाता है कि ये दोनों आइलैंड ग्रुप्स जो थे ये उठे हुए सबमरीन माउंटेन्स हैं, उठे हुए माउंटेन थे जो समुद्रों में माउंटेन्स बने। तो ये माउंटेन्स के ही हिस्से थे जो उठ करके अब आइलैंड की तरह माने जाते हैं, ठीक है। सो दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। देश के लिए इन आइलैंड ग्रुप्स का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि आप जान रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रेटजिकली यहाँ पे अपने तीनों ही सेनाओं के बेस कैंप वगैरह बनाना शुरू कर दिया है। यहीं पे फेमस सेल्यूलर जेल हुआ करती थी, ठीक है ना, जहाँ पे अंग्रेज़ लोग जो है लोगों को ले जा कर के काला पानी के नाम पे छोड़ते थे, या फिर वहाँ पे ले जा कर के जेलों में बंद करते थे, सेलुलर जेल में, ठीक है। आपने वीर सावरकर का नाम सुना होगा कि वो वहाँ से तैरते हुए चले आए थे, पूरा पार करके, महाराष्ट्र के थे ना। तो ये सब चीज़ें वो एक इन लोगों का अपना, अंग्रेज़ों का एक सैन्य अड्डा हुआ करता जहाँ पे वो ले जा कर के भारत के क्रांतिकारियों को वहीं पे छोड़ के सजा दिया करते थे कि वहीं पे रहेगा जी और मर जाएगा भूख प्यास से, या जानवर खा ले जाएंगे। तो इस तरह से ये होता था वहाँ पे, ठीक है। तो आज इनकी स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि ये हमें जो है साउथ ईस्ट, साउथ एशिया और बहुत से एरियाज़ को हमें कनेक्ट करने का मौका देते हैं। सो देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑल्सो। इस क्षेत्र में भी बहुत फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी पाई जाती है। आज तो एक अच्छा घना बसा एरिया है जहाँ पे हमारे देश के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय सब हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है ना। तो जो इसकी कैपिटल है उसकी कैपिटल को कहा जाता है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल को पोर्ट ब्लेयर कहा जाता है। सो दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। तो ये जो आइलैंड हैं ये बहुत क्लोज हैं इक्वेटर के ना, और यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ना साल भर बारिश होती रहती है, और यहाँ पे एक घना जो है ना फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। तो ये इसके बारे में है ना। तो यहाँ पे एकमात्र जो हमारा इस आइलैंड पे एक और आइलैंड है छोटा सा, उसका नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है। उस बैरन आइलैंड में जो है एक इसकी खासियत क्या है कि ये एकमात्र जो है एक्टिव वॉल्केनो है। हमारे देश में केवल एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है ना, जो अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड पे पड़ता है, ठीक है, जो एक्टिव है, मतलब वो फूटता भी है समय समय पे, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिटेल हो गया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। तो हमने एक डिटेल्ड अकाउंट सब चीज़ों का पढ़ा, और इससे दिखता है कि एक यूनिक फीचर है हमारे क्षेत्र का ना। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। ये दिखाता है कि एक रीजन दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट है, और किस तरह से एक रिचर नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा सेंटर है हमारा यह देश जो है। माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। जहाँ एक तरफ माउंटेन हैं ना, फॉरेस्ट वेल्थ और वाटर के बहुत बड़े सोर्सेस हैं। नदर्न प्लेन्स हैं ना, उन्हें हमारे देश का ग्रेनरीज कहा जाता है, अनाज का भंडार कहा जाता है नॉर्थ प्लेन को, ठीक है। इसके अलावा दे प्रोवाइड द बेस ऑफ फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। शुरुआती सभ्यता की नींव यहीं से पाई जाती है ना, हमारी जो सिविलाइजेशंस थी उनकी शुरुआत यहीं से पाई जाती है। प्लेट्यूज क्या हैं? स्टोर हाउस हैं मिनरल्स के। ये मिनरल्स के खजाने हैं, यहाँ पे ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। विच हैज़ प्लेड अ क्रूशल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में डेक्कन प्लेटू के रिसोर्सेज का, मिनरल्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप।
जो कोस्टल रीजन है, आइलैंड ग्रुप्स हैं, प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। कोस्टल जो रीजन्स हैं वो फिशिंग से लेकर के पोर्ट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करने में माहिर हैं। इसके अलावा दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। तो इन डाइवर्स फिजियोग्राफिक फीचर्स की वजह से भारत में भविष्य में जो है बहुत संभावनाएं हैं विकास की, हम बहुत तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है इस तरह से हमने इस लेसन को कवर किया। स्टूडेंट, आप इस चीज़ को अगर देखें जो मैं आपको बता रहा था अंडमान निकोबार के बारे में, थोड़ा सा एक बार आपको मैं लोकेट कर दे रहा हूँ। ये आप देखिए, ये लक्षद्वीप है। कुल मिलाकर के यहाँ पे 36 आइलैंड्स के आसपास हैं और ये ठीक है अलग अलग आइलैंड्स हैं जो कि यहाँ के देखिए मालाबार कोस्ट से बहुत नज़दीक में पड़ते हैं। ठीक है, फिर वहीं दूसरी तरफ अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें, ठीक है, तो ये जो है इसके सीधे में पड़ते हैं, मतलब कि कोरोमंडल कोस्ट के सीधे में पड़ते हैं। दूरी ज़्यादा होती है लेकिन इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, ये देखिए बीच से बटा हुआ हिस्सा है, ऊपर को हम अंडमान कहते हैं और नीचे को निकोबार कहते हैं। ये दोनों 10 डिग्री सी चैनल से बटे हुए होते हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे आइलैंड संख्या 240-45 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के जो है आइलैंड्स के बारे में डिस्क्रिप्शंस हो गया। ठीक है, स्ट्रेटजिक पॉइंट है ये एक तरह से भारत को जो इंडियन ओशन से अरेबियन सी और इसके अलावा बे ऑफ बंगाल से जोड़ती है, इधर से साउथ चाइना सी भी नज़दीक होता है। तो हम एक स्ट्रेटजिक पॉइंट लिए हुए हैं यहाँ से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पूरी की पूरी डिटेल हो गई इस चैप्टर की। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको ये पसंद आया होगा। कैसा लगा लेक्चर ज़रूर कमेंट करिए और टास्क जो आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं वो भी आप करते रहिए। लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आंसर्स कवर कीजिए। ठीक है, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं या आए हैं आपको, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए विजिटर्स हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियो को पूरा देखें जिससे आप पूरी डिटेल्स को जान पाने में एबल हों। और हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए आप उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको सारे वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं एंड कर रहा हूँ। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।